तो निकुल सर मास्टर स्टूडियोज में आ चुके हैं। निकुल सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। कुल मिला के मार्केट्स ने पिछले 2 दिन में एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कर दी है कि ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ा साइडवेज करके वो अपनी कोर स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है। बढ़ नहीं रहा लेकिन टूट भी तो नहीं रहा। सर आप मार्केट को कैसे एनालिसिस कर रहे हैं इस समय जब सामने आरबीआई की पॉलिसी का वर्डिक्ट भी आना बाकी है, 90 का क्रूड हो गया है। निम्पी देखिए, मार्केट जब मार्च में गिरा कोई आश्चर्यचकित नहीं था, मगर मार्च के बाद जो मार्केट में रैली आई है इसने सबको पॉजिटिवली सरप्राइज करा है। हम कल डिस्कस कर रहे थे रैली के कारण क्या थे, रिकवरी के कारण क्या थे, मगर अब क्या हो सकता है अगर उस पर हम नज़र डालें तो मुझे लगता है कि इलेक्शन तक कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी अनटिल एंड अनलेस कोई ग्लोबली बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। क्योंकि फेड के भी कल मैं कमेंट्स देख रहा था, वह काफ़ी हॉकिश साउंड कर रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट कमोडिटी प्राइसेस में अपटिक आ चुका है एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट यूएस की जीडीपी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो एक बात तो तय है कि अभी नियर टर्म के अंदर मुझे नहीं लगता है कि सेंट्रल बैंक्स क्रूड के लेवल को लेकर के या फिर इन्फ्लेशन को लेकर के चिंतित हैं। तो अगर हम ये माने कि इलेक्शन तक कोई बड़ी मंदी नहीं आएगी तो आई थिंक इसकी पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। मगर मुझे ये भी लगता है कि मार्केट के अंदर अब शैलो मूव्स रहेंगे और शैलो करेक्शन रहेंगे। एक ज़बरदस्त गिरावट के बाद एक बढ़िया रिकवरी और उसके बाद मार्केट शैलो मूव्स की तरफ जा रहा है। तो ट्रेंड जो रहेगा वो तेज़ी का रहेगा मगर शैलो मूव्स रहेंगे। 2-3% यहाँ वहाँ उस प्रकार का मूव मुझे लगता है अगले 45 से 50 दिन में देखने को मिलेगा। अभी हम जो कमोडिटीज़ में देख रहे हैं डिम्पी, वह अच्छा है क्योंकि सबका मानना भी कमोडिटी की प्राइसेस ऊपर क्यों जा रही हैं, इसलिए ऊपर जा रही हैं बिकॉज डिमांड आ रही है। भले वो चाइना से आ रही हो, यूरोप से आ रही हो, इंडिया से आ रही हो, यूएस से आ रही हो। तो फर्स्ट मूव ऑफ कमोडिटी जो होता है वो हमेशा अच्छा माना जाता है, दैट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ डिमांड। उसके बाद जो सेकंड मूव आता है उसको लेकर के लोग चिंतित होते हैं और थर्ड मूव के अंदर सेंट्रल बैंक का पॉलिसी एक्शन आता है। तो आई थिंक अभी हम फर्स्ट मूव में हैं कमोडिटीज़ के। तो फर्स्ट मूव को लेकर के बड़ी चिंता नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट जो फर्स्ट मूव आता है इसमें कमोडिटी स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं, जो हमने स्टील में देखा, हमने मेटल्स में देखा। देखिए अब वेदांता का भाव 300 रुपये हो चुका है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक चिंता का विषय अभी नहीं है। मगर जी हाँ, 90 का क्रूड अगर 95 और 100 हो जाएगा तो चिंता का विषय ज़रूर हो जाएगा। अभी वो लोग उसकी बात कर रहे हैं मगर लोग उससे भी डर नहीं रहे हैं। जी निकुंज सर गुड मॉर्निंग। एक व्यू आपसे ना वोडाफोन आइडिया पर चाहेंगे, क्योंकि 6 अप्रैल को इनकी बोर्ड बैठक है। नोटिफिकेशन आया है कि प्रेफरेंशियल इशू के जरिए वो फंड रेज पर विचार करेंगे और उसके ठीक पहले उन्होंने बताया था कि शेयर होल्डर्स ने 20,000 करोड़ रुपए रेज करने को मंजूरी दे दी है। आप वोडाफोन आइडिया को सर कैसे देख रहे हैं और क्या ये जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, मान लीजिए फंड रेज हो भी जाता है, क्या ये पुश कर पाएगा शेयर भाव को? देखिए स्टॉक जो है यह डबल डिजिट स्टॉक है और इसके अंदर अक्सर हम देखते हैं न्यूज़ को लेकर के काफ़ी वॉलेटिलिटी आती है। तो 13-14 रुपये का स्टॉक है, इसके अंदर 5 से 10% का मूव जो है वो अचानक आ सकता है। तो न्यूज़ का रिएक्शन तो देखिए अभिषेक आएगा, मगर इस न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट क्या आएगा? देखिए जो वोडाफोन आइडिया के अंदर इस समय सर्वाइवल कैपिटल की ज़रूरत है और सर्वाइवल कैपिटल इस मूव से आ जाएगी। मगर सर्वाइवल कैपिटल में क्या होता है जी, आप एक प्रकार से कंपनी को उतना ही आप उसके अंदर पैसा डाल रहे हैं जिससे आप सर्वाइव करेंगे। कंपनीज को सर्वाइव कराना और कंपनी को ग्रो कराना, उनमें डिफरेंस है। तो क्या इस कैपिटल से आइडिया वोडाफोन के वारे न्यारे हो जाएंगे? क्या वो मार्केट शेयर रीगेन कर लेंगे? क्या वो एक जियो जैसे स्ट्रांग बन जाएंगे? क्या भारती जैसी छलांग लगाएंगे? वैसा नहीं होगा। तो क्या होगा जी, ग्रोथ कैपिटल आ गई, आपने उनको पैसे दे दिए, उनके डेट रीपेमेंट्स और उनकी जो बेसिक इश्यूज थे वो सॉल्व हो जाएंगे। अब वो थोड़ा खींच लेंगे। मगर शेयर मार्केट के अंदर आपको सर्वाइव करने से ज़्यादा ग्रो करना इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल इज इंपॉर्टेंट बट फ्रॉम एन शेयर होल्डर स्टैंड पॉइंट इट इज़ ग्रोथ विच मैटर्स। इस कैपिटल से ग्रोथ तो नहीं आने वाली है, मेरा ये मानना है। देखो सर, आपको ध्यान होगा जब मार्केट के अंदर गिरावट आई थी उसकी बड़ी वजह स्मॉल कैप मिड कैप के थोड़े फ्रॉथ को बताया जा रहा था। हालांकि फ्रंट लाइन तो तब भी ज़्यादा नहीं टूटे थे, अब भी पूरी की पूरी कमान फ्रंट लाइन के पास ही पड़ी हुई है। ये जो डर था स्मॉल कैप और मिड कैप का, ये डर पूरी तरह से निकल गया? क्या अभी भी हमको डरना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए? दिन भी 7-8 दिन की तेज़ी के बाद अगर स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में अगर आप दावा लगाना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रणनीति नहीं है। देखिए इस समय क्या हो रहा है कि फोमो वर्ड वापस आ चुका है। मार्च में जिन्होंने बेचा था
उनको लगता है कि भाई हम अब बेच करके चले गए हैं, वापस आने का समय आ गया है क्योंकि मार्केट गिरा नहीं है, हमारे पास कैश है। जिन्होंने नहीं बेचा था वो काफ़ी खुश हैं। तो आप जब जाते हैं तो आप डर के जाते हैं, मगर आप जब आप फोमो की वजह से आते हैं तो दुगनी सीट स्पीड पर आते हैं। तो वही हो रहा है कि फोमो इफेक्ट हम देख रहे हैं कि जो अप्रैल और मार्च, स्पेशली अप्रैल के अंदर हम वो देख रहे हैं। अब डिम्पी देखिए, स्मॉल कैप के अंदर एक यूनिवर्सल एडवाइस इस समय नहीं आप कर सकते हैं। ये 2021 या 22 नहीं है, 23 नहीं है, जहां आप एक स्मॉल कैप की बात करते थे। अब आपको शेयरों की बात करनी पड़ेगी। और मैं वही बार बार बात लोगों को बता रहा हूँ, इस फॉल और राइज की आप बात देखें तो 30-40% मिड कैप नहीं रिकवर हुए हैं डिम्पी। केवल 15 से 20% मिड कैप स्टॉक्स ही हैं जहाँ पर नए हाई बन रहे हैं। वो मार्केट का एक तरीका होता है कि जब एक वेव आती है सब ऊपर जाते हैं, जब मार्केट की वेव नीचे जाती है तो हम कहते हैं ना जी कि बॉयज़ आर सेपरेटेड फ्रॉम द मैन, फ्रॉम द मैन, एंड वीट ऑलवेज कम्स आउट फ्रॉम द शैफ। अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजीज मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो वही हो रहा है कि मार्केट के अंदर एक प्रकार का यूनिवर्सल मूव जिससे था वो खत्म हो गया स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर। मेरी तो ये इल्तिजा रहेगी, मेरा सजेशन रहेगा कि आप एसेट क्लासेस की बात ना करें, हम स्टॉक्स की बात करें। रादर देन सेइंग कि भाई आपको स्मॉल कैप कैसे लगते हैं, आपको उन स्मॉल कैप कंपनियों पे चर्चा करनी चाहिए टू मेक अ व्यू, रादर देन ऑन द ग्रुप और रादर देन ऑन द एंटायर मार्केट कैप। ठीक है निकुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ये इंटेलिजेंटली सारी चीज़ों को वापस से हमारे सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ये ना जरा और भी है मेरे पास बता पूछने के लिए, पहले जरा वो पूछ लेता हूँ। किरण सर, एक बार जरा आप एक शेयर देखेंगे, ब्रिगेड ग्रुप का एक शेयर ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के नाम से है, इसने भी किराए पे ऑफिस दिया है। सो ब्रिगेड एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे जिस तरह से हम देख यहाँ पे भी स्टॉक रिसेंटली जो करेक्शन आया था उसमें 100 डेज मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करके वापस हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इंट्राडे चार्ट्स देखोगे तो वहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं देयर आर चांसेस कि वापस स्टॉक अपने जो पुराने ट्रेंड हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न में रिज्यूम कर सकता है। सो ओवरऑल करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गिरावट आती है नीचे में 920 तक तो हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है जो उसके 100 डेज मूविंग एवरेज भी है। सो 900 के स्टॉप लॉस के साथ कोई भी गिरावट में हम ब्रिगेड एंटरप्राइज लॉन्ग करके जाएंगे। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है ऊपर में आप 1030 का लेवल वेट कर सकते हो और जैसे 1030 का लेवल ब्रेकआउट होगा उसके बाद एक अच्छी खासी रैली भी आ सकती है। तो ओवरऑल 1030 के स्टॉप लॉस के साथ 1030 के टारगेट के लिए 900 के स्टॉप लॉस के साथ हम बाय करके जाएंगे। ठीक है, महेश सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका मैं वेट भी कर रहा था। एक्चुअली में एचडीएफसी के जैसे नंबर्स आए तो मेरे को लगा कि मेरे को मयूरेश सर से बात भी करनी चाहिए। अच्छा हुआ कि सर आप बिल्कुल टाइमली आए हैं, आपके आने से जस्ट 5-7-10 मिनट पहले ही हमको ना एचडीएफसी बैंक के बिजनेस अपडेट आया जिसमें उनके एडवांसेस और डिपॉजिट, कासा डिपॉजिट्स वगैरह सारी डिटेल है। आई होप आपने भी देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो सर मैं स्क्रीन पे वापस से चला देता हूँ, एक बार ज़रा देख लीजिएगा। प्रोड्यूसर साहब एक बार जरा स्क्रीन पे एचडीएफसी वाले ग्राफिक्स वापस लेके आई जिसमें कासा डिपॉजिट, डिपॉजिट्स, एडवांसेस सब कुछ है। सर प्राइमा फेसी हमने चेक किया, हमें तो ठीक लग रहे हैं। एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको इसमें से कुछ नोटिसेबल पॉइंट है तो जरा वो बता दीजिए और एचडीएफसी में अपना फिर स्टैंड भी बताइएगा। मॉर्निंग डिम्पी एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। नहीं, अच्छे गुड अपडेट्स हैं मॉर्निंग सर। और अगर हम एक अनुमान लगाएं कि जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है वो नंबर्स कैसे पेश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे फेडरल बैंक के 20% एडवांसेस ग्रोथ रहे हैं, 18% डिपॉजिट ग्रोथ रहे हैं। एल&टी फाइनेंस एनबीएफसी स्पेस में 33% रिटेल डिसबर्समेंट्स में ग्रोथ रही है। रिटेल लोन बुक वैसे ही 30% के आसपास बढ़ी है। तो जहाँ पे एक दिक्कत थी एचडीएफसी बैंक को जो पिछले तिमाही में जिससे बाहर पड़ी थी कि डिपॉजिट ग्रोथ शायद आ नहीं रही है, डिपॉजिट ग्रोथ में एक हायर सिंगल डिजिट का बढ़ना एक एनकरेजिंग साइन है। ओवरऑल आई थिंक जो बाकी के नंबर्स हैं इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस ग्रोथ हो, कासा रेशियो हो और बाकी के मेट्रिक्स जो मुझे लगता है आई थिंक काफी स्टेबल ही रहनी चाहिए जहाँ तक एसेट क्वालिटी रही। और जनरली ओवरऑल बुक का स्ट्रक्चरिंग एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय के बाद आई थिंक जो एक स्क्यूड प्रोपोजिशन है स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ लो डिपॉजिट्स जो एचडीएफसी के साथ आए हैं उसे थोड़ा आई थिंक सिस्टम में प्ले आउट करने के लिए बोथ फ्रॉम रेवेन्यू एंड कॉस्ट एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव शायद 2 से 3 तिमाही लगेंगे। बट आई थिंक जो एक रिकवरी बात है वो ये तिमाही से स्टार्ट होगी जो ये नंबर शायद दर्शा रहे हैं। मुझे लगता है आई थिंक एज द रेट कट सिनेरियो स्टार्ट्स हैपनिंग सेकंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर कहीं ना कहीं एक जो एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ दीज एफिशिएंसीज बिल्डिंग अप वहां पे थोड़ा एक्सेलरेशन देखने मिलेगा। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है
इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि नंबर शायद आ नहीं रहे हैं और मार्केट शायद वो एक तिमाही की राह देख रहा है जो एक टर्न अराउंड क्वार्टर को। तो मुझे लगता है अगर क्वार्टर 4 के नंबर्स एक साइन है कि टर्न अराउंड शायद अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में कंसिस्टेंटली देखने मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आई थिंक व्हाट वी प्रॉब्ली सीन ये पिछले फॉल में ये शायद बॉटम हो चुका है एचडीएफसी बैंक के लिए। द वर्स्ट इज प्रोबेबली इन द प्राइस, शायद स्टॉक ये लेवल पे कंसोलिडेट करे, बट मुझे लगता है आई थिंक द वर्स्ट इज प्रोबेबली ओवर फॉर एचडीएफसी बैंक। शायद एक दो तिमाही बाद जैसे नंबर सुधरेंगे शायद अंडर परफॉर्म स्टेटस से आउट परफॉर्म स्टेटस की तरफ ये स्टॉक बढ़ सकता है। ठीक है, द वर्स्ट इज बिहाइंड, बुरा दौर बीत गया है। एक दो तिमाहियों का बस इंतजार है, उसके बाद फिर यहाँ से हम ना सिर्फ इसके फाइनेंशियल्स में बल्कि शेयर भाव में भी और तेजी देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक के।